आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज से हम अपने चैनल पे मध्यकालीन भारत का इतिहास प्रारंभ करने जा रहे हैं। और ये मध्यकालीन भारत का इतिहास जो हम कवर करेंगे, इसमें हम बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा कंप्लीट करेंगे। पहले उसका बेसिक पढ़ेंगे, फिर उसके जो एमसीक्यू हैं वो लगाएंगे। और वो एमसीक्यू कैसे आधारित होंगे, वो जो पिछले एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, विभिन्न एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम कवर करेंगे। और कैसे पेपर की जो प्रकृति है, यहाँ से जो प्रश्न बनते हैं उसकी प्रकृति कैसी रहती है, वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो हम बेसिक पढ़ाएंगे वो एलपी शर्मा से है पूरा, बहुत अच्छे से। और बाकी केसी श्रीवास्तव वाली बुक से है, वहाँ से है। तो अलग अलग जो भी पार्ट जहाँ पे अच्छा दिया है वहाँ से हम इसमें कवर करेंगे। पूरा आपका यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा, आपका एक भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। आप इसको अच्छे से पढ़ लें। तो पहले कुछ बेसिक डिस्कस करते हैं, फिर इसमें हम पूरा स्ट्रेटजी बताएंगे कि हम एक एक जो डायनेस्टी है उसको कैसे कैसे पढ़ेंगे। तो पहले बेसिक देख लेते हैं कुछ। तो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास है वह उसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक पूर्व मध्यकाल और एक उत्तर मध्यकाल। तो हम पहले जो वीडियो हैं उनमें पूर्व मध्यकाल पे फोकस करेंगे, उत्तर मध्यकाल पे बाद में फोकस करेंगे। तो पूर्व मध्यकाल में कुछ छोटे छोटे राजवंश हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो उत्तर मध्यकाल है, इसमें मुख्यतः दो हैं, दिल्ली सल्तनत और मुग़ल सल्तनत। बाकी मुग़ल सल्तनत के बाद और मुग़ल साम्राज्य के बाद और दिल्ली सल्तनत के बाद जो छोटे छोटे राजवंश हैं वो जो बने हैं उनको कवर करेंगे। तो पहले प्री मेडुअल है उसको देखते हैं। तो प्री मेडुअल में क्या क्या है, तो इसमें अलग अलग भारत के अलग अलग पार्ट को डिवाइड करके उस अनुसार हम इसमें पढ़ेंगे। तो पूरी भारत के जो राज्य हैं उसमें गौंड, पाल और सैन इनको पढ़ना है। और राजपूत राज्य हैं, इसमें चार मुख्य हैं। पश्चिमी भारत और मध्य भारत में ये लोग शासन करते थे। तो इसमें चार जो मुख्य राजपूत राज्य हैं वो हैं चालुक्य, चौहान, परमार और गुर्जर प्रतिहार। तो हम इनको पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आते हैं राजपूतों के सामंत की स्वायत्तता का काल, यानी जो इन चार राजपूतों के कमज़ोर पड़ जाने के बाद अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लेते हैं, उनको पढ़ेंगे। तो उनमें कुछ नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, चंदेल, गढ़वाल, बाकी कुछ और भी हैं वो हम पढ़ेंगे। और फिर उत्तर भारत में कश्मीर में जो हिंदू राज्य है पूर्व मध्यकाल में वो पढ़ेंगे। और दक्षिण भारत के राज्य इनमें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ये चोल, पल्लव और राष्ट्रकूट, इनको पढ़ेंगे। और कुछ बेसिक बातें हैं यहाँ पे, अगर किसी राज्य के इतिहास को पढ़ना है तो उसके लिए कुछ आधारभूत चीज़ों को समझना आवश्यक होता है। सबसे पहला पॉइंट है उस राज्य का विस्तार किस क्षेत्र में था, यानी भारत के किस पार्ट में वो डायनेस्टी शासन करती थी या कहाँ तक उसका प्रसार था। तो पहला पॉइंट तो ये दिमाग में रखना है। दूसरा है उस वंश का संस्थापक कौन था। प्री मेडुअल से बहुत छोटे छोटे राजवंश हैं, तो इन्हीं से ज़्यादा सवाल बनते हैं, संस्थापक कौन था, किस क्षेत्र में प्रशासन करते थे। फिर तीसरा पॉइंट है उस वंश का सांस्कृतिक योगदान क्या था, यानी उसने कल्चरल क्षेत्र में क्या अपना योगदान दिया, कोई मंदिर बनवाया, कोई विश्वविद्यालय बनवाया, कोई विहार बनवाया या कोई चैत्य बनवाया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सांस्कृतिक योगदान तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ सवाल आता है। और दूसरा है कुछ महत्वपूर्ण उपाधियाँ। ये तो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो ध्यान रखनी ही रखनी है। और इसके साथ में किस राजा के यहाँ पे कौन सा कभी उसके राज दरबार में रहता था, वो सब चीज़ें इसमें वो भी ध्यान रखनी है। और उसका थोड़ा टाइम पीरियड भी देख लेना है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आज के हम टॉपिक में अपना देखेंगे पाल वंश। तो पहला इसमें देखना है कि ये कब से कब तक था। तो ये 750 से 1174 ईस्वी के बीच में पाल वंश था। तो किस क्षेत्र में ये था, तो ये पूर्वी भारत में था, मुख्यतः बंगाल वाला रीजन है वहाँ तक था। और ये कन्नौज तक कभी कभी अपनी सत्ता स्थापित करने में सफल रहे थे, क्योंकि कन्नौज में जब त्रिपक्षीय संघर्ष होता है तो एक तो इनमें होते हैं गुर्जर प्रतिहार, दूसरे राष्ट्रकूट और तीसरे होते हैं पाल। तो पाल और गुर्जर प्रतिहारों की लड़ाई कन्नौज में होती थी, और पालों की तरफ से लड़ने के लिए राष्ट्रकूट कभी कभी वहाँ पे अपना हस्तक्षेप करते थे। तो ये कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष था। तो ये पूछा जाता है कि किस वंश ने कन्नौज के त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया, तो पाल वंश उनमें से एक था। दो दो अन्य हैं, वो एक राष्ट्रकूट है और गुर्जर प्रतिहार हैं। तो ये हो गया, इसका जो क्षेत्र था वो वहाँ बंगाल में था, पूरी बंगाल में मुख्य था। और संस्थापक इसका था तो गोपाल था इसका प्रथम संस्थापक। यहाँ गोपाल के बारे में एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट याद रखना ज़रूरी है। इसके तीन पॉइंट इसमें याद रखना है। एक तो ये संस्थापक था, दूसरा औदंतपुरी और नालंदा विहार का निर्माण इसने करवाया था। जो नालंदा में एक विहार है वो इसका निर्माण इसने करवाया, और औदंतपुरी विहार का इसने निर्माण करवाया। याद रखना है, विहार की बात हो रही है, विश्वविद्यालय की नहीं।
और अगला है इसमें अगला पॉइंट जो है गोपाल वाले में वो है कि मत्स्य न्याय के आधार पर राजा बना था। मत्स्य न्याय का मतलब होता है कि इस क्षेत्र में अराजकता थी, यानी पूरी भारत के इस क्षेत्र में अराजकता थी, तो जनता ने वहाँ खुद इसको चुन के राजा बना दिया कि इसको हम राजा अपना राजा नियुक्त करते हैं। तो इसको बोलते हैं मत्स्य न्याय। तो ये मत्स्य न्याय के आधार पर मध्यकाल में एक राजा था जो मत्स्य न्याय के आधार पर चुना गया था, तो वो था गोपाल। अगला है धर्मपाल। तो इसमें क्या है, धर्मपाल ये कब था, इसमें मुख्य जो काम इसने किए हैं वो यहाँ याद रखने हैं। धर्मपाल था, इसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय और सोमपुरी बिहार का निर्माण करवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है बहुत एग्जाम में। और इस यहीं से त्रिपक्षीय जो संघर्ष है कन्नौज में होता है वो इसी के समय से शुरू होता है। ये चक्रायुध को कन्नौज में राजा बनाता है, उसका पक्ष लेता है। उधर गुर्जर प्रत्याहार हैं वो इंद्रायुध को राजा बनाते हैं। इस तरह गुर्जर प्रत्याहार और पालों में लड़ाई शुरू हो जाती है। राष्ट्रकूट धर्मपाल की तरफ से लड़ने के लिए आते हैं, तो यहाँ से त्रिपक्षीय संघर्ष शुरू होता है। और गुजरात का जो एक कवि था, कुछ इसको बोलते थे सोडल कवि थे वो, उसको इनको बोलते थे उत्तरापद का स्वामी। तो ये 3-4 चीज़ें इनके बारे में आपको याद रखनी है। अगला है देवपाल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट कार्य हैं कि इन्होंने उदंतपुरी बिहार का निर्माण कराया और वीरदेव को नालंदा विश्वविद्यालय, जो नालंदा विश्वविद्यालय था उसका अध्यक्ष इसने वीरदेव को बनाया। पूछा जाता है कि देवपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष किसको बनाया था, तो वीरदेव को बनाया था। और मुंगेर को इन्होंने राजधानी बनाया था, यानी जो देवपाल हैं इन्होंने मुंगेर को राजधानी बनाया था। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि मुंगेर काफ़ी फेमस शहर हो जाता है जब मुग़लों का शासन आता है बंगाल में, यानी तो तब से ये मुंगेर चर्चा में रहेगा। तो पहले ध्यान रखना है कि बंगाल में सबसे पहले मुंगेर को राजधानी बनाया था तो वो देवपाल ने बनाया था। और दूसरा इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जावा शासक बालपुत्र के कहने पर नालंदा में एक विहार बनवाने के लिए उसने 5 गांव दान में दिए थे। ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि जावा शासक जो इंडोनेशिया का शासक था बालपुत्र के कहने पर इसने बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान दिए थे नालंदा विश्वविद्यालय को। अगला कुछ इंपोर्टेंट राजा हैं इसमें, विग्रहपाल, नारायणपाल, गोपाल द्वितीय, महिपाल फर्स्ट। इनका कोई इंपॉर्टेंट योगदान नहीं है तो बिल्कुल भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन महिपाल फर्स्ट है वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसने क्या किया देखो, पहला है इसने बहुत ही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक इस समय जो याद करने का है महिपाल फर्स्ट में, वो है चोल शासक राजेंद्र चोल से इसकी लड़ाई होती है। और इसी को इसी के समय से जो चोल और पाल की संघर्ष है वो प्रारंभ होता है। तो राजेंद्र चोल से इसकी लड़ाई होती है। दूसरा है बौद्ध भिक्षु अतिशाह नाम का एक बौद्ध भिक्षु था, उसके नेतृत्व में इसने एक धर्म प्रचारक मंडल तिब्बत भेजा था। देखिए फॉरेन पॉलिसी इस टाइम बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, तो फॉरेन पॉलिसी से जो हिस्ट्री हमारी क्या रही है वहाँ से सवाल बनने के हमेशा चांस रहते हैं। और तिब्बत तो वैसे ही इम्पोर्टेंट है ही हमारे लिए, तो ये पूछा जा सकता है कि जो महिपाल फर्स्ट था इसने किसको भेजा था धर्म प्रचारक मंडल के रूप में तिब्बत में, तो ये थे अतिशाह। अगले कुछ राजा हैं न्यायपाल, महिपाल, रामपाल, गोपाल तृतीय, मदनपाल, गोविंदपाल। तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं रखते हैं। लास्ट जो अंतिम राजा हैं वो गोविंदपाल हैं। इसके बाद पाल वंश खत्म हो जाता है। तो ये पाल वंश के बारे में कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक थे, तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। और इसके एमसीक्यू हम कल वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो हम अपने चैनल पे डेली एक वीडियो अपलोड करेंगे मेडवल हिस्ट्री की, और साथ में बेसिक के साथ में उसमें एमसीक्यू भी रहेंगे। थैंक यू।